नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। मैं रजनीश कुमार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। देखिए, आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो 5 लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके थे और जो 5वां लेक्चर था उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता था? जैसे भी किसी भी क्षेत्रफल में रखा हुआ कोई आवेश है और उस क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी जो संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स को हम थोड़ा और डीपली समझते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी का बहाव है, ये कोई नदी का बहाव है, इस तरफ से इस तरह से ये क्या है, वाटर का है, फ्लो हो रहा है। वाटर यहाँ पे ऐसे इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे आवेश है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कोई हम क्षेत्रफल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारी ये गोल सर्किल, ये कोई फुटबॉल है जो कि पानी के अंदर जो है वह डूबी हुई है। अब क्या है, अगर यहाँ से बात करें, जिस दिशा में हमारा पानी का फ्लो हो रहा है उसी दिशा में अगर बात करें तो जो फुटबॉल है उस पे जो इसका प्रेशर होगा पानी का सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब मान लीजिए क्या है, इसे थोड़ी हम रोटेट करते हैं इस तरह। इसका जो एंगल था उसे हमने थोड़ा सा रोटेट कर लिया, कुछ इस तरह ये एंगल हो गया हमारा थीटा मान लिया। ठीक है, ये हमने थीटा मान लिया। तो क्या है, थीटा के साथ इसकी जो वैल्यू होगी वह चेंज हो जाएगी। और इस तरह से अगर कोई क्षेत्रफल यहाँ पे मान लीजिए आयताकार है और वो अगर इस पानी के बहाव की दिशा में ही है, जैसे उसके पानी इधर बह रहा है और जो हमने क्या है, ये मान लीजिए ये पानी का बहाव है, ऐसे ऐसे पानी का बहाव है, ये कोई हमने सरफेस रख दिया इस तरह से। तो क्या, जिस दिशा में इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, अगर ये कोई सर्किल है, ऐसे कोई क्षेत्रफल है तो उसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। और इसी तरफ क्या है हमारा, ये पानी का बहाव। अगर इसी को हम मान लें, क्या है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है Q, जिसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, जिसकी वजह से क्या है, विद्युत क्षेत्र E है, और E की वजह से जो यहाँ पे इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस क्षेत्रफल पे, ठीक है, वो भी क्या, उसी की दिशा में। तो जो थीटा का हमारा जो क्या है वह जीरो है। ठीक है, तो जीरो है तो जीरो पे क्या होगा, थीटा का मान अगर जीरो हो तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहीं पे जो हमारा फार्मूला निकल के आता था, क्या निकल के आता था, अब फाई बराबर मैंने बताया था E वेक्टर डी ए वेक्टर और कॉस थीटा। देखिए, अब फाई क्या होते थे, फाई जो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, जो इस Q के कारण जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो उनकी संख्याओं का योग क्या है, विद्युत फ्लक्स। E क्या है, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और A क्या है, ये जो क्षेत्रफल रखा है, अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, DA मान लिया, DA इसका क्षेत्रफल मान लिया, तो जो एंगल है कॉस थीटा है, DA क्षेत्रफल मान लिया, ये भी एक सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश गुणनफल होता है। तो ये फाई क्या हुआ, हमारा अदिश होगा। और उसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो अगर कॉस थीटा जीरो है तो देखिए, अगर थीटा अगर जीरो है तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बेसिक है, यहाँ पे आगे हम जो पढ़ेंगे किसी बेलनाकार तार में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन्फिनिटी प्लेट में क्या होगा, तभी समझ में आएगा। इसे आप बेसिक पढ़िएगा, और इसे पढ़ना विद्युत फ्लक्स को तो पीछे के लेक्चर देखिएगा, और प्ले लिस्ट जो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखिएगा, तभी आपको ये बेसिक समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा जीरो है तो जो कॉस जीरो होता है वो क्या होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1। तो जो फाई है वो मैक्सिमम होगा अगर थीटा की वैल्यू जो है वो अगर जीरो हो, डी है, ठीक है, डी है, ये मैक्सिमम हुआ। ये केस बन करके जो मैंने लास्ट में एक फार्मूला बताया था उसमें केस बन करके डाल लीजिएगा। अगर केस सेकंड की हम अगर बात करें तो केस हमारा जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, 90। अब क्या है, मान लीजिए ये बहाव इधर है, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और हमने क्षेत्रफल इस तरह रख दिया, ये क्षेत्रफल हमने इस तरह रख दिया, इस तरह से हमने कोई आयत लिया वो इस तरफ, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, उसके क्षेत्र की तरफ हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा इसके और इसके बीच 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 कितना होता है, जीरो, यानी कि जो
फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो जो विद्युत फ्लक्स होगा सबसे कम होगा। बेसिक समझिएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ओके, तो फाई की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, थीटा बराबर 90 पे, केस 1 और केस सेकंड। थीटा बराबर अगर 90 हो तो फाई की वैल्यू क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, विद्युत फ्लक्स के अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होता था, इसका जो फार्मूला आता था, फाई इजिकल टू ई इंटू डी ए मान लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पर कॉस थीटा वो तो एंगल है, एंगल का कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो जो इसका मात्रक क्या होता था, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ओके, अब इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें, तो विमीय इसका सूत्र होगा, देखिए ई का कितना होता था, फाई इजिकल टू कितना होता है, ई इंटू डी ए। ई का देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो आया था वो आया था एम एल ए इनवर्स, और इसका मल्टीप्लाई जो आएगा, यहाँ पे टी आती थी, टी की पावर -3, और मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए। एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर। तो इसका जो विमीय सूत्र हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल ए इनवर्स टी की पावर -3, और एक पावर ये है एल की, और दो ये है और एक ये है, तो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती 3। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो ये होगा, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम का इनवर्स। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, एक एक नंबर में ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, देखिए गॉस जो थे उन्होंने एक अपनी थ्योरम दी थी जिसे हम गॉस थ्योरम बोलते हैं, जिसे हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि गॉसियन जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो गॉसियन अगर हम पृष्ठ की बात करें, गॉसियन पृष्ठ की बात करें जिसे हम लिखेंगे गॉसियन सरफेस। देखिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं गॉस का सरफेस या गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इसे समझेंगे जैसे हम मान लो कोई ये बल्ब है। ठीक है, अब देखिए बल्ब क्या होता है, ये ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से बल्ब होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है इस तरह से। तो जिस तरह से चारों तरफ प्रकाश निकलता है, सेंटर पॉइंट पे ऐसे रखा हुआ होता है कोई भी यहाँ पे जो धातु होती है जो प्रकाश देती है, तो क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये खुले में रखा है, देखिए समझिएगा, खुले में रखा है, खुले में रखा है। देखिए बेसिक क्लियर करिएगा, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए नीचे नोट्स के लिए इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइएगा और नोट्स वहाँ पे केवल आपको चैट करना होगा, यानी कि लिखना होगा कि मुझे नोट्स की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो खुले में रखा है ये बल्ब। अब क्या है, इसे हमने जाके किसी रूम में फिट कर दिया। क्या है, हमने जाके कोई ऐसा रूम होता है, क्या होता है, इस तरह से होता है एक स्क्वायर की तरह। ठीक है, क्या होता है, एक स्क्वायर की तरह होता है ये, और ये हमने यहाँ पे इस वाले हमने क्या किया, जो इसकी दीवार होती है, दीवार ठीक है, उस पर हमने लगा दिया। दीवार पे अगर हमने लगा लिया, क्या होता है, पूरे प्रकाश
इसमें रूम में फैल जाएगा, लेकिन जो शेप होगी इस प्रकाश की वो क्या हो जाएगी, इसकी ही भांत हो जाएगी। किसकी भांत हो जाएगी, जिस प्रकार का रूम होगा मान लीजिए, ठीक है, उसी प्रकार की हो जाएगी। अगर इसकी शेप यहाँ पे ऐसे वृत्ताकार है और इसके अंदर यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया तो क्या है, ये वृत्ताकार हो जाएगी। तो एक प्रकार से जो ये शेप आती है, ठीक है, यही होता है गॉसियन पृष्ठ। क्या होता है, गॉसियन सरफेस, समझिएगा, गॉसियन सरफेस। अब देखिए आवेश को लेके चलते हैं। यहीं पे अगर हम रिप्लेस कर दें लाइट को, यहीं पे कोई आवेश हो, क्यू आवेश, अब क्या है, ये यूनिवर्स में रखा खुला है, अब इसकी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब विद्युत बल रेखाओं समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट, हम क्या करते हैं, वो उसकी एक नॉर्थ पोजीशन होती है, एक साउथ पोजीशन होती है, ठीक है, दो ध्रुव होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, एक तरफ से वो अट्रैक्शन करते हैं और एक तरफ से क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब जैसे ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये कोई मैग्नेट है, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हमने मान लिया ये क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। अब रिपल्सन करते हैं, ठीक है, आपने किया भी होगा, ठीक है, नहीं किया तो आप देखिएगा, दो चुंबक ले लीजिएगा तो एक उनका जो पोल होगा उधर से एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और दूसरी तरफ एक दूसरे को रिपल्सन, तो रिपल्सन करेंगे तो बीच में कुछ होता तो नहीं है, कुछ होता है, नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कितना भी प्रयास कर लें, वहाँ से वहाँ हम उसे टच तो करा देंगे, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं होगा, वो एक दूसरे को दूर ही हटाएंगे। तो ये जो बीच में क्या होता है, ये जो होती हैं रेखाएं ही तो बल काम करती हैं, वो बीच में जो स्पेस होता है, होती तो वायु है, लेकिन उसके वायु में मतलब जो प्रकोप होता है वो किसका होता है, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, कोई आवेश है तो विद्युत चुंबकीय रेखाएं भी निकलती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसी आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो कोई आवेश हमने मान लिया क्या है, खुले में रखा है, ठीक है, यहाँ पे बल लगाते हैं ना, वो रिपल्सन करते हैं, तो रिपल्सन करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कुछ ना कुछ तो होगा, रेखाएं होंगी, तो जो रेखाएं होंगी, जो भी बल काम कर रहा है उसे हम रेखाओं के रूप में मान लेते हैं। तो जो भी यहाँ से आवेश निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस तरह से बाहर उसके विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब वो खुले में है तो वो चारों तरफ फैलेंगी, वो क्या करेंगी, चारों तरफ फैलेंगी। वहीं पे हम ले जाके उससे अगर हम क्यू को यहाँ पे ले जाके एक बॉक्स में बंद कर दें, हमने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब जो रेखाओं की शेप होगी वो इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। तो एक तरह से कह दिया जाए कि जो आवेश है और जिस भी माध्यम में रखा है तो उस माध्यम का जो शेप है उसी को अगर हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, सरफेस कहते हैं। अब मान लीजिए क्या है, जैसे कोई तार है, क्या है, ये कोई तार है, तो इसका आयतन कैसा होगा, बेलनाकार होगा ना। कोई भी तार होता है, अगर कोई तार इतना बड़ा तार है किसी का, ठीक है, कोई भी धातु है, तो ये क्या है, इसका आकार बेलनाकार ही तो है ना, सिलेंड्रिकल। अगर इसके आकार का हम गॉसियन पृष्ठ खींचना चाहें तो कुछ इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है, जो इसके। अब जो गॉसियन सरफेस होता है, होता कुछ नहीं है, ये हमें इमेजिन करना पड़ता है। देखिए फिजिक्स क्या है, जब तक आपकी इमेजिनेशन जो पावर होगी वो आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपको फिजिक्स के लॉजिक या फिर फिजिक्स के जो बेसिक हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप इमेजिन करिएगा, उसके चारों तरफ का जो अगर क्षेत्र पर हम कंडीशन करें तो कुछ इस तरह का होगा बेलन, ठीक है, ये कोई तार अंदर है और हमने केवल इमेजिन किया ये तार है, ठीक है, उसकी जो क्या होगी, उसकी जो सरफेस होगी या फिर उसका जो वॉल्यूम होगा, उसकी जो प्रकृति होगी, अगर उसकी हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, बेलनाकार होगी। तो जो ये इमेजिन किया है हमने ना, ये जो सरफेस इमेजिन किए, तो इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, समझिए, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी होता कुछ नहीं, एक इमेजिनेशन होती है कि गॉसियन सरफेस ऐसा होगा। तो देखिए जैसे क्या होता है, हमने मान लिया कोई गोलाकार प्लेट है, गोलाकार प्लेट है भाई, हमने गोलाकार प्लेट मान ली, ठीक है, उसके हमने इस तरह से एक और गोलाकार, ये हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि ये गॉसियन सरफेस, इसे हम बंद कर लेंगे। अब उसके क्षेत्रफल पे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, अगर ये आवेश है
तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वो हम निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, वो हम निकाल पाएंगे। देखिए ये बेसिक है, बेसिक को इस तरह समझना पड़ेगा, बाकी हम डेरिवेशन तो कर लेंगे, लेकिन उसमें बेसिक का यूज होगा, वो आपको समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे, उनमें और ज़्यादा इमेजिनेशन लगती है। तो थोड़ा डीपली पढ़िएगा, और कोई भी अगर इशू आ रहा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप चैनल, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप कोई भी आप फोटो खींचिए उस क्वेश्चन का कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, हम उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ये होती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं गॉस का लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि उसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। बताया था, जैसे हम गॉस लॉ समझते हैं कि कोई भी आवेश, किसी भी बंद क्षेत्रफल में कोई आवेश रखा है, तो वो जो आवेश है, ठीक है, माना कोई आवेश जो है Q है, कोई आवेश Q है जो कि किसी बंद क्षेत्रफल में लिखा है, जो कि किसी बंद क्षेत्रफल में रखा है, बंद क्षेत्रफल में रखा है, फल में रखा है, ठीक है। माना कोई आवेश Q है जो किसी बंद क्षेत्रफल में रखा है, तो जो उस आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा, तो Q आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा, तो Q आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई। जो विद्युत फ्लक्स होगा, अगर माना कोई आवेश है जो कि किसी बंद क्षेत्रफल में रखा है, तो आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वह आवेश के 1/4 एप्सिलॉन 0 गुना होगा, ठीक है। समझिएगा क्या होगा, जो माना कोई Q आवेश है, अगर नहीं जैसे आवेश है और कोई बंद क्षेत्रफल नहीं है, तो हम जब उसे बंद करते हैं किसी सरफेस के द्वारा, तो उसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस द्वारा हमें तो बंद ही करना पड़ेगा ना, तभी तो हम विद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो हम पहले से ही मान लेते हैं, माना कोई आवेश Q है जो कि किसी बंद क्षेत्रफल में रखा है, और Q आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वह फाई होगा, और कितना होगा, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा, ठीक है। ये जो बताया था, तो जो फ्लक्स होगा कितना होगा, Q मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। गुना का मतलब होता है जो भी जितनी वैल्यू है उसमें उसी जितना गुना है उसकी मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q/5 = Q/एप्सिलॉन 0, और फाई का जो मात्रक होता था कितना होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये इसका फार्मूला होता। तो क्या है, ये बताया था क्या उन्होंने, गॉस लॉ बताया था कि कोई भी आवेश है, ठीक है, और वह मान लेंगे किसी गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, तो जो विद्युत फ्लक्स होगा, तो वह जो आवेश जितना भी उसके अंदर रखा है, चाहे वो Q कितना भी हो सकता है, 100 कूलम हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, तो उस आवेश के कितने गुना होगा, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा, एप्सिलॉन 0। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं कि जो फाई होता है उसके इक्वल Q/एप्सिलॉन 0 कैसे आता है, इसे हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ, इसकी हेडलाइन डालेंगे गॉस लॉ के बाद जो मैंने बताया था वो, और इसके बाद प्रूफ मीन्स इसकी उत्पत्ति। अब उत्पत्ति कैसे हुई थी इसे भी जानेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे कोई ये आवेश है Q, क्या आवेश है
क्यू आवेश, ठीक है, क्यू है, तो हमने मान लिया ये कोई गॉसियन सरफेस है, इस तरह से हमने मान लिया। इस तरह का कोई सर्कल है, यानी कि ये वृत्ताकार सर्कल है, ठीक है, इसका हमने क्षेत्रफल मान लिया ए, कितना मान लिया ए क्षेत्रफल है, और यहाँ से इसकी जो परिधि तक जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आर। अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा, देखिए फिर समझिएगा, अगर मान लीजिए हमें किसी भी चीज का पूरे का निकालना है, मान लीजिए इसको हम बेलन का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट लेते हैं तो किसी एक का हम निकाल लेंगे और पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए समाकलन और अवकलन में जो फर्क होता है, शायद आपको बताया गया होगा मैथ में। देखिए समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, कोई भी पार्ट है मान लीजिए और उसे हमने जोड़ दिया लगातार, उसी जितना क्षेत्रफल है उसके इतने क्षेत्रफल का हमने मान निकाल लिया और बाकी हमने उतने से ही उसका समाकलन कर दिया लिमिट लगा के, तो वो पूरे की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। अवकलन का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में तोड़ना, तो समाकलन करने का मतलब ये होता है। तो यहाँ से हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने यहाँ पे कोई एरिया इस तरह से कंसीडर किया, ये एरिया हमने कंसीडर किया इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो ये एरिया जो किया है और ये जो हमने अंदर इसके जो कवर किया है, इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, यानी कि जीएस लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, गॉसियन सरफेस। अब देखिए अगर ये पूरा क्षेत्रफल ए है तो इतना क्षेत्रफल हमने इसका टुकड़ा कर लिया, ये क्या हो गया डी ए। समझिएगा, हमें पूरे का निकालना, हम इतने का निकालेंगे, बाकी लिमिट लगा के हम इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा, ठीक है। क्या होगा, पूरे का निकल आएगा, और पूरे का निकल आएगा वही हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर थी, ओके। और जो इसका क्षेत्रफल होता है, अगर ये एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, वो क्या होती है, मैक्सिमम। जिधर क्षेत्रफल की दिशा होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो इधर ही इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ई मान ली हमने, ठीक है। ई मान ली, उनके एंगल बीच का कितना है, 0, यानी कि सबसे मैक्सिमम होगी, जो कि मैंने पहले बताया था आपको, केस फर्स्ट में बताया था। तो उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ से हम लेंगे कि फाई इजिकल टू कितना होता है, अगर बात करें तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही हम डॉट हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा, तो फाई इज ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी ए है, इसे हटाने के लिए हम पूरे का निकालेंगे, तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की कर देंगे समाकलन, यानी कि समाकलन करने पे, समझिएगा, समाकलन करने पर जब इसका हम समाकलन करेंगे तो कुछ इस शेप में आ जाएगी। इसके आगे की स्टेप लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब याद करिएगा पिछला लेक्चर, याद करिएगा वो दिन जिस दिन हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आवेश Q है, ये देखिए आवेश Q है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर आवेश Q है तो आवेश और दूरी का पर, दूरी कितनी है R, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी हम क्या लेंगे, अगर इसकी परिधि की दूरी की बात करें तो Q से कितनी दूरी है R, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, इसके अंदर ही तो निकालनी है। कंसीडर करेंगे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हमें विद्युत फ्लक्स इसमें निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इतनी ही लेंगे, तो R जो है ये भी यहीं पे रहेगा। बेसिक को क्लियर रखिएगा, बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक आपने समझ लिया, डेरिवेशन अपने ही आप हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी, ठीक है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इतना आ गया हमारा। अब ई की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, ई की वैल्यू रखने पर लिखेंगे, और जो नेक्स्ट आपकी स्टेप आ जाएगी वो आ जाएगी फाई इज इक्वल टू
फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q/r² मल्टीप्लाई बाई ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है या ए कितना है, क्षेत्रफल है ना इसका क्या है क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने पूरा क्षेत्रफल निकाला तो पूरे क्षेत्रफल कितना है 4πr²। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, ये क्या है वृत्त, यानी कि वृत्त अगर ये वृत्त है तो ये ए जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा। ओके, ये इतना शॉर्ट ट्रिक और इतना इजी तरीके से आपको कोई कहीं नहीं बताने वाला है। हालांकि बताएंगे ऐसा नहीं है, कोई कहीं बताएगा नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ आपको सरल सी भाषा में समझाया जाए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ या हमारा कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे हम फ्री कोचिंग का आपको पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, क्लास 12 का और कक्षा 10 का मैथ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसके सारे वीडियो की जो लिस्ट है यानी कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, वहाँ से जाइएगा और देखिएगा वीडियो। ओके, और जो मैथ है वो हमारे मिस्टर PS बघेल सर पढ़ा रहे हैं, देखिएगा वो भी देखिए किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और कोई भी कंटेंट में या कोई भी आपको लेक्चर में दिक्कत हो रही है तो कृपया करके नीचे कमेंट करिएगा कि सर ये इम्प्रूव होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² ए। अब ए की वैल्यू कितनी है 4πr²। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, ए के बाद लिखिएगा 4πr²। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो देखिएगा 4 से 4, पाई से पाई गया, r² से r² गया। ठीक है, अब जो फाई इज इक्वल टू अपना आएगा वो कितना आ गया 1/ε0 और मल्टीप्लाई बाई क्यू। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करें तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। यही तो हमें प्रूव करना था। गॉस की थ्योरम क्या थी, यही तो थी कि दिया हुआ जो आवेश होता है किसी बंद सरफेस में अगर बात करें तो जो फ्लक्स होता है वह दिए गए आवेश, जितना भी आवेश है उस सरफेस के अंदर उसके 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख लेंगे न्यूटन मीटर कूलाम का इन्वर्स और नीचे लिख लेंगे प्रूफ। ओके, नीचे लिख लेंगे प्रूफ। ये आपकी थी गॉस की थ्योरम। और इसे अगर यहाँ पे मैंने केवल समझाया, अगर आपको डीपली और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से नोट्स आप अप्रूव करिएगा, यानी कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे नोट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। हमारा डेरिवेशन है अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अनंत लंबाई का कोई तार है, उसके कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत मतलब इंग्लिश में इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि कोई अगर तार है तो वो यूनिवर्स तक ही गया हुआ, मतलब किसी चीज़ के सापेक्ष। अब मान लीजिए इन्फिनिटी का मतलब ये होता है ये कोई पॉइंट है और ये कोई तार है, तो इस पॉइंट के सापेक्ष ये तार क्या है बहुत ही बड़ा है, तो यानी कि इसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो ये जो तार है वह अनंत है। ठीक है, मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, इतनी हाइट है तो यहाँ तक ही सीमित है। उसके बाद ये जो दीवार है या फिर जो बोर्ड गया हुआ है वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मेरे सापेक्ष ये चीज़ क्या है दीवार, ये दीवार क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिवर्स से अनंत तक हो। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है इसकी डेफिनेशन। तो कोई भी चीज़ है जिसके सापेक्ष वह अनंत हो, और देखने से या फिर इमेजिन करना पड़ेगा। फिजिक्स में बिना इमेजिनेशन के कुछ भी आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये पॉइंट है, उसके सापेक्ष अगर ये उसके सामने हमने तार ऐसे कोई खींच दिया तो क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ये कोई तार कंसीडर किया, ये यहाँ से यहाँ तक और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये तार है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसे हमें इमेजिन करना है, इससे जो इस पे क्या है आवेश है एक समान, प्लस प्लस प्लस, इस तरह से प्लस चार्ज है।
अब इसके कारण हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इसी की शेप की हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और उसके अंदर जो भी विद्युत बल्ब रेखाएं होंगी उन्हें हम काउंट कर लेंगे और उनकी जितनी संख्या होगी वह क्या होगी, उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। ठीक है, समझ गए। तो इसे हम काउंट कर लें। इसकी आकार कुछ इस तरह से होगा, बेलनाकार। थोड़ा सा चित्र हम बनाएंगे, उसका आकार जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये, और ये इसकी अगर ये गोल है तो ये जो क्या होगी, ये होगी आर। ये क्या है, आर। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो लिख लीजिएगा आर है। ठीक है, ये क्या है, आर है। ओके, ये यहाँ तक कितनी हो गई, आर, और गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखिए क्या है, ये हमने जो शेप इसकी ही आकार की खींच, इसके अंदर जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा उसे हम काउंट कर लेंगे और वही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी कि जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मान लो हमें अनंत तार का निकालना है, उसकी हमने चारों तरफ क्या कर ली, ये गॉसियन सरफेस हमने बना ली। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे लिख देंगे जी एस का मतलब होगा, जी का मतलब गॉस और एस का मतलब सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो मान लीजिए हमें क्या करना है, अनंत तक तार है, पहले हम इतने पार्ट की निकाल लेंगे, थोड़े पार्ट की, और बाद में उसका हम समाकलन कर देंगे तो वो पूरा का निकल आएगा। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अगर हमें इस तार की लंबाई निकालनी है तो हमने यहाँ से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे इस तरह से काट दिया, किसी सीजर से हमने इसे काट दिया। अगर हम एक टुकड़े की निकाल लेंगे और कितना हुआ, ये मान लो इसकी 1 मीटर एक टुकड़े की लंबाई है और ये 100 मीटर है, तो लिमिट लगा देंगे 1 से 100, और उसके बाद जब हम उसे का समाकलन करेंगे तो जो पूरी लंबाई निकल के आएगी वो 100 मीटर ही आएगी। तो समाकलन का मतलब होता है 100 मीटर। ओके, अब तो हम थोड़ा इसका पार्ट है डिवाइड कर लें। अब देखिएगा, याद करिएगा वो वाला कॉन्सेप्ट, जो विद्युत फ्लक्स होता था वह कितने एंगल पे होता था। देखिए, अगर ये तार बहुत ही पतला है और अनंत तक गया हुआ है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी, ठीक है, वो क्या होती हैं। अब मान लीजिए कोई गोल है, गोल आकार है, इससे जो रेखाएं निकलेंगी वो 90 डिग्री पर ही निकलेंगी, और अगर इसके चारों तरफ कोई हम सरफेस भी बंद करते हैं तो ये कट करके जाएंगी, ये भी 90 डिग्री पर ही कट करके जाएंगी। और मान लीजिए ये अगर कोई छोटे छोटे पॉइंट का तार बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, पास पास में इस तरह से रख दिए हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, बेसिक को समझिए, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट है जो जोड़ जोड़ के रख दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये तार बन गया, कुछ तार की शेप में बन गया। इसे हम इस तरह ड्रॉ कर लें। देखिए, इस तरह से, बेसिक आपको कोई नहीं बताने वाला है, समझिएगा। तो ये तार मान लिया। अब क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरह से तार, तो इससे 90 डिग्री पर ही निकलेंगी, और 90 डिग्री पर ही निकलेंगी। तो मान लीजिए कोई ये 90 डिग्री से ये निकला, यहाँ से इस तरह है 90 डिग्री। ठीक है, ओके, जो इसका क्षेत्रफल है उसकी भी दिशा इसी तरफ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा भी इस तरफ होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये इतना इसका भाग हमने कंसीडर कर लिया, इतना जो भाग है वो हमने ये कंसीडर कर लिया चारों तरफ। अब सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे 2D में ही दिख रहा है, 3D होगा, चारों तरफ ये घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये कोई पेन है और इसके चारों तरफ हम जो है सरफेस खींचते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये इस पर हमें निकालनी, ये कोई तार है, कॉपी है, तो ये सरफेस जो होगा इस तरह से हमने इसके अंदर इस तरह से रख दिया बीचों बीच। ठीक है, इस तरह से बीचों बीच रख दिया, ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारा। जो कॉपी है ये गॉसियन सरफेस हो गई, इस तरह से गोल करके हमने रख दी और इसी शेप की है। ठीक है, समझिएगा, बेसिक को इसी तरह से है, इसे हमने ऐसे सेंटर पे रख दिया। ये जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस सरफेस पे हम निकाल लेंगे, जितनी होगी वो यहाँ पे फार्मूले के नाम से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो समझते हैं इसे। ओके, कॉन्सेप्ट याद रखिए, समझते हैं इसे। यहाँ पे क्या होगी, ये फाई वन मान लिया हमने, और ये होगी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा ई, और ये हमने क्षेत्रफल मान लिया डी ए। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये फाई वन मान लिया। अब क्या है, इधर भी
ये क्या है, ठीक है, इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इधर भी क्षेत्रफल की दिशा है। अब क्या हुआ यहाँ पे ई की दिशा इस तरफ हो गई, सॉरी क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ हो गई, सॉरी माफी चाहूँ। देखिए अब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ ई हो गई और क्षेत्रफल की दिशा क्या है, इस तरफ है, यानी कि 90 इस तरफ है। समझिएगा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये यहाँ पे समझ में आ गया, पूरा डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ये वो समझ में आ जाएगा। देखिए ई की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ है, क्योंकि इस तरफ तो हमने निकाली, क्षेत्रफल की दिशा वही रहेगी, लेकिन ई की दिशा हर तरफ निकालनी है हमें। टोटल अगर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ई की दिशा इसी तरफ रहेगी, क्षेत्रफल की दिशा चेंज नहीं होगी। अगर हम इस पे बात करें इस तरफ की, यानी कि नीचे की तरफ भी तो तार होगा, तार की दिशा, तो जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना, दोनों के बीच कितना 90 डिग्री, जहाँ पे हमने पढ़ा था जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता था विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच, वहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होता था, अगर φ2 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, और इस तरफ भी सेम यही रहेगा, यहाँ पे अगर φ3 हमने कंसीडर किया तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई नेट इक्वल टू कितना होगा, φ1 प्लस φ2 और प्लस के φ3। अब हम वैल्यू रखेंगे φ1 की क्या है, ठीक है, φ1 की क्या होती है, अगर हम यहाँ से बात करें अगर हम यहाँ से बात करें विद्युत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू कितना होता था, इधर लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल टू होता था ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता था। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे जो होता था क्षेत्रफल डी ए, हमेशा डी ए रहेगा, ये आता था। ठीक है, ये आता था। और φ1 की अगर बात करें तो φ1 इतना ही आएगा ई डी ए। ठीक है, बाकी ये देखो φ2 और φ3 यहाँ पे क्या होगा, देख कॉस, यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 90 है, थीटा का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे जो थीटा का मान है वह 0 डिग्री है। अगर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए, φ1 बराबर होगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा, इतना ही तो आता था फार्मूला। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो कितना आ गया डी ए आ गया, डी ए आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार अगर इसी प्रकार हम बात करें, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो हमारा φ2 है, यहाँ पे हम cos 90 मान रखेंगे 0 हो जाएगा और φ3 0 हो जाएगा। अब एक लाइन लिखिएगा, इन मानों को समीकरण, अगर इसे हम एक मान लें, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, अब इन मानों को हम समीकरण एक में रख देंगे तो जो फाई होगा, यहाँ से लिखते हैं फाई होगा, φ1 कितना है, φ1 है ई डी ए, बाकी प्लस φ2 0 प्लस 0। ठीक है, φ2 0 और 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, और जो तार की अगर हम लंबाई मान लें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कंसीडर कर ली, ये जो लंबाई है वह एल हो और ये हमने आर मान ही ली थी। तो अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, किसके क्षेत्रफल की, सॉरी इसके घनत्व की हम बात करें, तो जो घनत्व होता है वो क्या होगा, अगर ये हम रेखा मान लें, तार को एक रेखा मान लें, तो रेखीय पृष्ठ घनत्व इसका अगर हम बात करें तो रेखीय पृष्ठ जो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व नोट करते चलिएगा, ये घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, अपॉन आयतन। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, टोटल तार है, टोटल तार है। अगर मान लीजिए कोई 2 लीटर का कप है, 2 लीटर का कप है, इसमें वाटर भरा हुआ है टोटल। ठीक है, तो कितना वाटर होगा, 2 लीटर होगा। तो अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो कितना है ये 2 लीटर। तो ठीक है, तो 2 लीटर क्या है पानी, अगर इसमें पानी है तो पानी, तो 2 लीटर की जगह अगर इसी की बात करें तो 2 लीटर की जगह हम पानी रख सकते हैं। अगर कहीं पे इसकी बात हो रही तो केवल पानी ही लिख देंगे, तो जो पानी होगा कितना है 2 लीटर है। ठीक है, और 2 लीटर है तो पानी है। यहीं पे इसमें द्रव्यमान में क्या है, इसके
टोटल क्या भरा हुआ है, टोटल एक समान आवेश है। तो यहाँ पे आवेश जो है, अगर हमने माना आवेश Q है, माना आवेश Q है, तो ये Q हो जाएगा। आयतन की बात करें, आयतन अगर बहुत ही आवेश एक समान आवेश हैं, इस तरह से रखे हैं, तो वो क्या होंगे, एक लाइन की तरह होंगे, और आवेश जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर आवेश की बात करें तो जितनी इसकी लंबाई हो गई वह उसका आयतन होगा, तो ये हो जाएगा Q/L। और जो रेखीय घनत्व होता है, अगर ठीक है, रेखीय घनत्व जो होता है वो दिखाते हैं हम लैम्डा से। किससे दिखाते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा से। तो ये स्टेप भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये स्टेप भी लिख लीजिएगा, Q/L। अगर हम लैम्डा की बात करें तो देखिएगा लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा अगर हम Q की बात करें तो ये डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा लैम्डा L, लैम्डा L। इसे नोट करिए, इसे नोट करके लिख लीजिएगा लैम्डा L। अभी मैं इसे साफ करने वाला हूँ, लैम्डा L, ठीक है, Q = लैम्डा L। ओके, क्योंकि ये लंबाई हो गई। ओके, ये आवेश Q है, इसमें अगर हमने माना आवेश Q है, यहाँ पे चलो आवेश रख लेते हैं Q, ठीक है, आवेश Q है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फाई = कितना आ गया, E/DA। अब DA इतना, अगर हम पूरे की बात करें तो क्या करेंगे, इसी का हम कर देंगे समाकलन। तो इस समीकरण का समाकलन करने पर जो आएगा वो फाई = E/A आएगा, E आएगा। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। हम जानते हैं गॉस के नियम से, याद करो, हम जानते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। इसके बाद लिखना, हम जानते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम में क्या पढ़ा था, याद करो, गॉस के नियम में हमने पढ़ा था कोई भी आवेश किसी बंद सरफेस में रखा हुआ है तो जो टोटल जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस आवेश के ε0 गुना होता है। आवेश कितना है, Q, गुना कितना होगा, ε0 के। तो यहाँ पे जो फाई होगा वो क्या आ जाएगा, Q/ε0। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिखेंगे फाई की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, फाई की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, फाई की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दी, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/ε0, ठीक है, आ जाएगा Q/ε0 E/EA, ठीक है। अब देखिए E क्या है, E क्या है, ये Q/ε0। अगर हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र ही तो निकालना हमें, E की बात करें तो E जो आएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो बेलन का क्षेत्रफल लिखिएगा, बेलन का क्षेत्रफल। चूंकि बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पे हम बात करें तो चूंकि A बराबर आ जाएगा 2π, जो इसकी बेलन की त्रिज्या है और जो उसकी लंबाई है 2πRL, 2πRL, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल 2πRL, तो A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितनी रखेंगे, E = आ जाएगा Q/ε0 2πRL, ठीक है, 2πRL दिख रहा है, 2πRL। अब देखिए Q याद करिए, Q वहां से कितना आया था, याद करिए, हमने लिखवाया था Q आया था कि जो लैम्डा होता था, लैम्डा = होता था Q/L, लैम्डा L आ जाएगा, ठीक है, Q = आ जाएगा लैम्डा L। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि E = Q1/ε0 E बराबर और मल्टीप्लाई Q लैम्डा L अपॉन 2πR, L से L का वो हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और R रहेगा यहाँ पे 2πR। अब देखिएगा हम क्या करें, अगर इसकी हम इधर मल्टीप्लाई करा दें 2 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दें 2 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करा दी, नीचे भाई मल्टीप्लाई 2 से करा दी, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बात तो वही है। तो हम इस कदर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साफ कर लेते हैं,
इसे हम लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे ई इज इक्वल टू आ जाएगा और 1/2 to 4 पाई आर 4 पाई आर आ जाएगा, 4 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। अब ऊपर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2r की कराएंगे, ऊपर भी 2r नीचे भी 2r, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ये रहेगा r रहेगा, ठीक है। 2 है ये 2 लैम्डा और r। अब देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितनी वैल्यू होती थी, याद करिएगा पहला लेक्चर जब हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू के बराबर होता था। चूंकि के बराबर होता है ऐसे लिखेंगे कूलाम के नियम से के बराबर इतना, ठीक है। अब ई बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लैम्डा, आर ही रहेगा, ठीक है। माफी चाहूँगा, यहाँ पे आर से हमें मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आर ही रहेगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये अपॉन में रहेगा आर। अब इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और जो आर है ये अपॉन में आ जाएगा आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक बार इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं बॉक्स में 1 ब्लैक मार्कर से, E इजिकल टू 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, अनंत लंबाई के कारण। ये लेक्चर अब हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7 में, ये लेक्चर नंबर 6 होगा, 6 है, ठीक है। और 7 में हम पढ़ेंगे किसी अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए 2020 बोर्ड एग्जाम। अगर वीडियो को आपको पसंद आया है, यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी टेक्निक बताई है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी है, तो नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों को जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सारा हम पहले इसे कंप्लीट करा दें, और भी सारा सिलेबस हम कराएंगे, ठीक है। मैथ का आपका 12th और 11th का हो सकता है हम पूरा कंप्लीट कराएं। अभी फिलहाल हम ये मान के चलिए जो करा रहे हैं वो तो कंप्लीट हम कराएंगे ही कराएंगे। ये भौतिक विज्ञान मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा कक्षा 10 का मैथमेटिक्स है वो पढ़ा रहे हैं मिस्टर PS बघेल, ठीक है। हो सकता है हम कक्षा 12 का क्लास 12 का मैथ लेके आए, ठीक है। मैथ मैं नहीं, वो ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज करिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।